नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, पिछले कुछ फेस टू फेस सीरीज के अंदर में वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया उन लोगों से जो मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा कई जगह से क्वेश्चंस आए, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, मैं ऑलरेडी एक फुल टाइम किसी जॉब में हूँ या मैं कोई बिजनेस करता हूँ और मुझे शेयर बाजार से अगर पार्ट टाइम पैसा कमाना तो मैं कैसे कमा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू किया जो पार्ट टाइम काम करते हैं और कुछ लोगों ने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक फॉर्मूला बताया है जिससे आप पार्ट टाइम काम करके भी मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं उसी थीम पे कंटिन्यू करूंगा और एक ऐसे ऑक्यूपेशन को बिलोंग करने वाले एक्सपर्ट को मैं लेके आया हूं जो ट्रूली बहुत ही फुल टाइम किसी काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो काम उनसे फुल टाइम मांगता है और उसके बाद भी पार्ट टाइम वो स्टॉक मार्केट में समय दे रहे हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो अपने आप में इतना डीपली इंगेजिंग प्रोफेशन है, खासकर जब इस तरह का माहौल है कोविड का और मेडिकल इमरजेंसीज काफी आ रही हैं। उसमें मेडिकल प्रोफेशन वाले कितनी तरीके से इन्वॉल्व है, पहले तो मैं उनको सलाम करूंगा और बहुत अच्छा काम आप लोग सबको ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे साथ आज एक एक्सपर्ट है, इनको मैं क्या एक्सपर्ट बोलूं, इनको मार्केट एक्सपर्ट बोलूं, इनको मेडिकल एक्सपर्ट बोलूं, मेरे लिए तो ये हीरो हैं, लाइफ एक्सपर्ट है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी का पार्ट बन के। ये डॉक्टर है और साथ में मार्केट के अंदर में भी इनका एंगेजमेंट काफी इंकरेजिंग है। मैं इनके टेलीग्राम ग्रुप में हूं, मैं देख रहा हूं ये क्या कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा इनसे बात की जाए और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, ये मंत्र उनसे लिया जाए। तो मेरे गेस्ट इस बार आज के लिए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिग्नेश शाह। हेलो। हेलो। कैसे हैं डॉक्टर साहब? एकदम बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया विवेक जी। बहुत अच्छा है आपसे मिलके आज फेस टू फेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, क्योंकि एक दिलो तमन्ना थी कि आपसे बातचीत हो और आपसे पूछा जाए कि आप बैलेंस कैसे करते हैं दोनों। बिकॉज इतना इतना आप देते हैं सोसाइटी को, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, और फिर मार्केट के अंदर में भी आप मार्केट को दे भी रहे हैं और मार्केट से ले भी रहे हैं। तो पहले मुझे बताइए कैसे कर पा रहे हैं आप ये? विवेक जी, जब पैशन हो ना कोई चीज का आप में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और हम्म। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर लाइफ में आप कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर एक ही प्रोफेशन में अगर आप फोकस रहोगे ना, तो लाइफ कुछ लेवल के बाद आपकी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। आपको कुछ हम्म। एक्साइटमेंट या चैलेंजिंग नहीं लगेगा। अगर आपका साथ में कोई पैशन हो और वो आप प्रोफेशन के साथ वो पैशन को भी आप उसमें साथ में इन्वॉल्व करते हो ना, तो आप दोनों प्रोफेशन में अच्छे पॉजिटिविटी से काम कर सकते हो। ऐसा मैं मानता हूं। और मेरा पैशन स्टॉक मार्केट है। मार्केट में मैं गायनेक बना उसके पहले से हूँ। 92 93 से जब हर्षद मेहता की तेजी हुई, उस टाइम अच्छा। मेरा एंट्री हुआ था स्टॉक मार्केट में और मैं गायनेकोलॉजिस्ट बना 93 में। तो आई एम इन मार्केट, मैं बोल सकता हूँ 25 ईयर से ज्यादा के टाइम से हूँ। तो अच्छा। सब देख लिया, सब देख लिया। हर्षद मेहता का तेजी देखा, केतन मेहता का तेजी देखा, 2008 का तेजी देखा। सिर्फ तेजी नहीं देखा, उसके बाद का मंदी भी देखा। तो जो जैसा है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मैंने एक बार आपका ट्विटर पे फोटो देखा था कि आप एक न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में ले रखे हैं, तो बहुत ही मतलब एक बहुत भावुक था वो फोटो और मुझे इमीडिएटली अपने बच्चों की याद आ गई थी। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप बच्चों को लेके आते हैं इस धरती पे, वैसे ही आप मार्केट को भी लेके आए हैं। वो भी एक बच्चा था जब आप आए थे 92 93 में। हाँ। और आपने देखा मार्केट बच्चे से बड़ा हो गया। हाँ। मेरे सामने मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च होते हुए, 95 में निफ्टी इंडेक्स को लॉन्च होते हुए, डेरिवेटिव, क्योंकि जब मैं 92 में था तब बदला सिस्टम था। फिर उसके बाद एनएससी लॉन्च हुआ। एनएससी में उस टाइम, अगर विवेक जी आपको याद हो, तो वेनसडे से ट्यूसडे का साइकिल था। हम्म। एनएससी में ट्यूसडे वॉज द हम्म। लास्ट ट्रेडिंग डे। और बीएससी में मंडे से फ्राइडे का साइकिल रहता था। और ग्रेजुअली फिर निफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ, फिर डेरिवेटिव्स आया, फिर डेरिवेटिव्स में धीरे धीरे करके ऑप्शन आ गया। तो 25 साल में मार्केट में बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। जब 92 में हम एब्सोल्युटली। लोग काम करते थे तो हमको कोई सौदा करना होता तो हम ब्रोकर को लिखा देते थे कि भी आज मेरे इतने शेयर्स लेने हैं।
और वो उसका कंफर्मेशन मुझे शाम को मिलता था 6 बजे कि भाई आज के आपके इतने शेयर्स आए हैं। ऐसा लाइव ट्रेडिंग नहीं था उस टाइम। सही है। मेरे पिताजी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में काफी अच्छे लेवल पे थे, मेरे ग्रैंडफादर थे। तो हमने तो वो टाइम देखा है जब हम छोटे थे और बैड डिलीवरी का शेयर को थप्पा मारते थे, ऑफिस से बैठ के पिताजी सबको काम करवाते थे कि भैया बैड डिलीवरी चेक करना है, देखो शेयर सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। तो मैं समझ सकता हूँ वो जो मार्केट था और अभी जो मार्केट है कितना चेंजेस है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उस मार्केट में भी सरवाइव किए और इस मार्केट में भी अपने आप को आप ढाल के सरवाइव कर रहे हैं और मार्केट से अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो एक पैशन है वो आपका क्लियरली दिख रहा है कि यू आर अडेप्टेड टू द चेंज इन द मार्केट, द वे मार्केट स्ट्रक्चर इज चेंजिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और चेंज चेंज इज कांस्टेंट थिंग विवेक जी। लाइफ में हम्म। नहीं, ये स्टॉक मार्केट नहीं, हमारी गायनेक ब्रांच हो या मेडिकल प्रोफेशन की कोई भी ब्रांच हो, हम्म। एवरीबॉडी हैज टू चेंज विद द चेंज इन द सराउंडिंग। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप आउट हो जाओगे। जब मैं एब्सोल्युटली। गायनेक हुआ था तो इतना हमारे टाइम पे डॉपलर नहीं था, हमारे टाइम में लेप्रोस्कोपी नहीं था जब हम लोग गायनेक पढ़े। और अभी हम हम्म। लोग डॉपलर सोनोग्राफी या लेप्रोस्कोपी के बिना हमारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वो हम्म। हमको जो चीज नहीं आती है तो हमको उसको ट्रेन मीन्स उसका ट्रेनिंग जरूरत पड़े तो लेना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वो करूंगा तो ही मैं मेरे पेशेंट्स को उनका जो ट्रस्ट के हिसाब से मैं उनको पूरा सेटिस्फेक्शन दे सकूंगा। मैं अगर आज के जमाने के पेशेंट को पुराने जमाने की ट्रीटमेंट देने जाऊंगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा उसमें। मतलब कितनी प्यारी एनालॉजी ड्रॉ की है और मेरे दिमाग में वो पिक्चर सेट हो रहा है कि एक तरफ मेडिकल प्रोफेशन इवॉल्व कर रहा है जहाँ पे ये सब नए नए टूल्स आ गए, साइंस आ गया जिससे आप लोग और बेटर काम कर पा रहे हैं। एक तरफ मार्केट है जिसमें पहले भाव भेस काम करते थे और अब धीरे धीरे कितने सारे इंडिकेटर्स आ गए, कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए जहाँ पर लाइफ कितना इजी हो गया है और कितने अच्छे तरीके से मार्केट में। तो कितना अच्छा एनालॉजी दिख रहा मुझे। आप मुझे ये एनालॉजी के थ्रू ही पूरा बताइएगा कैसे वर्क करता है चीजें। और एक चीज मैं बताऊं कि मैं मुझे टेक्निकल एनालिसिस पहले से पसंद था, शायद मुझे मैथ्स पसंद था इसीलिए हो सकता है। तो 96 में मैंने एक गुजराती ऑथर की हैंड रिटन बुक थी, कांति काका की बुक आती है और बहुत से लोग उसको अभी भी यूज करते हैं कि शेयर बाजार की चाबी उसको बोलते हैं। तो वो अच्छा। बुक पढ़ने के बाद मुझे एक ही इंडिकेटर पे बहुत इंटरेस्ट पड़ा कि एमएससीडी इंडिकेटर। लेकिन उस ओके। टाइम नहीं तो कंप्यूटर था कि कुछ नहीं था, लाइव प्राइस भी नहीं आते थे, पेपर के अंदर क्लोजिंग प्राइस दूसरे दिन आते थे। तो विवेक जी मैंने एक नोटबुक बनाया था और उसमें मैं एमएससीडी इंडिकेटर को हाथ से क्रिएट करता था अच्छा। क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। अच्छा। और अभी आप देखो कि लाइव चार्ट आ रहा है और आपके सामने है। लेकिन इतना मार्केट इवॉल्व है, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो सेम का सेम है। सही है। मैं मैं मेरे मेरे ब्रोकर को बोलता हूं कि आप हर दिवाली पे जितने अपने एक्टिव ट्रेडर्स है उसकी एक फोटो लो, तो शायद मैं ही अकेला होऊंगा कि जो एवरी ईयर कांस्टेंट होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। या करेक्ट। क्योंकि तो मार्केट में मैंने मैंने ऐसा देखा है विवेक जी कि जो भी बंदा ये मार्केट में या 3 या 4 साल से काम कर रहा है, आई डोंट थिंक दे रिक्वायर एनी ट्रेनिंग, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट मार्केट। अगर आप हम्म। उनको उनसे एडवाइस लो ना तो वो आपको बोलेगा कि ये मार्केट में आप उनको पूछो कि भी कौन से शेयर लेने जैसा है, तो वो बोलेगा आपको कि रिलायंस ले लो। और हम रिलायंस ले लेंगे, हम रिलायंस में पैसे बनाएंगे, अगर वो उनका ट्रेडिंग अकाउंट जाके देखेंगे ना तो वो बंदा खुद रिलायंस को शॉर्ट करके बैठा होगा। सही है। ऐसा सही। ऐसा ऐसा विवेक जी एकदम कॉमनली मैंने देखा है कि पीपल नो एवरीथिंग बट प्रॉब्लम इज इन द एग्जीक्यूशन। और वो हम्म। कम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं उनके खुद के नॉलेज को। और कांस्टेंट लोग को मिस्टेक्स होती रहती है। एंड इसीलिए अब हम जैसे भी हम सर्वे करते हैं तो बहुत कम परसेंटेज लोग ये मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं और मेजोरिटी लोग फेलियर्स में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम्म। उनका नॉलेज नहीं होता, उनका नॉलेज होता है लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इसीलिए मैं मानता हूं कि उनको मीन्स हर एक को सब्जेक्टिव डिसीजन लेने की जगह उनको कोई एक मीन्स उसको एक थीम बनाना पड़े कि भी मुझे ये हो तो ही करना है, ये नहीं हो तो मुझे ये नेगेटिव लिस्ट में है तो ये काम मुझे नहीं करना है। तो उसके लिए अगर आप कोई सिस्टम क्रिएट करोगे और अगर आप कोई भी सिस्टम क्रिएट, आप एक इंडिकेटर ले लो, सिर्फ स्टॉकेस्टिक को ले लो और सिर्फ आप स्टॉकेस्टिक को फॉलो करो तो भी आप पैसे बनाओगे। सिर्फ एमएससीडी को ले लो,
तो भी आप पैसे बनाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एमएससीडी के इंडिकेटर के हिसाब से बंदा एंट्री लेगा और स्टोकेस्टिक के हिसाब से एग्जिट कर देगा, बरोबर है। हम्म। तो वो मिक्सअप जब कर देते हैं लोग, तभी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए फिर मेरा भी कोई शुरुआत का एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब था। जैसा मैंने उस टाइम बताया, तो उसके साथ उसके टाइम पे मैंने ना तो इन्फोसिस का शेयर लिया, ना कोई अच्छा शेयर लिया। मैं उस टाइम 92 से 2000 तक मेरे पास वो कंपनी के शेयर्स आए जो कंपनी अब बाजार में लिस्टेड भी नहीं है। हम्म। हम्म। जो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी टिप्स आती थी, कोई फोन करके बोलता था कि ये शेयर ले ले, ना तो मैं उसका स्टडी करता था, ना कुछ देता था। देखता था कि वो बंदा सक्सेसफुल है, उसने बोला है तो चलो ले लेना है। और फिर मैं हम्म। ले लेता था, और फिर धीरे धीरे करके वो शेयर का प्राइस इतना नीचे चला जाता था कि उसमें कुछ ट्रेडिंग भी बंद हो जाता था। और अब वो सब बहुत से सारे ऐसे स्टॉक्स मेरे पास अभी भी पड़े हैं कि जो अब हम्म। मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। तो वो ओ। मेरा इनिशियल इनिशियल फीस था मेरा मार्केट का, कि दूसरों को सुन के अगर उनके टिप्स के हिसाब से अगर आप काम करने जाओगे तो आपका नहीं पैसा बनेगा। फिर मैंने हम्म। टेक्निकल एनालिसिस को अपनाया, अपने आप को इम्प्रोवाइज भी किया। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बने कि जैसे 2000 के साल में आईटी की बबल के बाद जो मंदी आई, तो उसमें हम्म। बहुत सारे पैसे गए। तो लगा कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं बन करेगा। फिर मैंने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम को पढ़ा, और वो सब हम्म। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आई शुड फॉर्म वन ट्रेडिंग सिस्टम कि जिसमें रूल्स हो, और उसके हम्म। रूल्स फिक्स, ये एंट्री रूल्स है और ये एग्जिट रूल्स है। और फिर हम्म। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आया मेरा, मैं कह सकता हूँ कि 2009 से मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा रहा, और एटलीस्ट हम्म। नेगेटिव साइकिल्स मेरी बंद हो गई। हम्म। फिर धीरे धीरे मैं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ और मार्केट अभी इतना इवॉल्व हो गया कि इतना कई बार फास्ट मूवमेंट होता है कि मेरा एक हम्म। सिसेरियन के दरमियान तो मेरे 3-4 सिसेरियन के पैसे चले जाए। तो धीरे धीरे करके फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया कि ओके। ऑप्शन में, हाँ, और फिर ऑप्शन में आने के बाद और मेरे जो सिस्टम अपनाने के बाद ज्यादातर अब मेरा ट्रेडिंग एकदम सेफ और कंसिस्टेंट होने लगा। सही है। तो हमको भी सिखाइए। तो मैं आपको अभी एक्सेस दे रहा हूँ आपके स्क्रीन का। तो वी विल लव टू हेयर एवरीथिंग फ्रॉम यू। ये जो मैंने जो सिस्टम जो बनाई है, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल्स में जो लोग मेंबर्स है, वो लोग तो इसको बहुत टाइम से जानते हैं। जिसको हम लोग हम्म। ने शॉर्ट में इसको आरडीएक्स बोलते हैं। तो ये ओके। आरडीएक्स जो नाम है वो दो चीज से बना है। इसमें एक आरएसआई आता है, और दूसरा हम्म। एडीएक्स इंडिकेटर आता है। ओके। और अभी हमने डिस्कस किया कि ये सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये कॉम्प्लेक्स टाइम जो होता है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है, तब आपके पास कोई एक एक फिक्स फॉर्मूला रहे कि भी मुझे इसमें लॉन्ग करना है या इसमें मुझे शॉर्ट करना है, मुझे कितनी पोजीशन लेनी चाहिए, और अब मुझे हम्म। कब मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो ये हम्म। आरएसआई दो चीज पे बनता है, आरएसआई आता है और एडीएक्स आता है। ओके। आरएसआई जैसे हम लोग जानते हैं, इट्स ए मोमेंटम इंडिकेटर, एंड एडीएक्स इज ए ट्रेंड इंडिकेटर। और अगर ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास मार्केट में एक कुछ एज बन जाता है जिससे हम हम्म। लोग काम कर सकते हैं। तो मैं इसमें शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इसमें तीन चीज मानता हूं। फर्स्ट आता है बायस, सेकंड आता है मोमेंटम, और थर्ड आता है ट्रेंड। तो जी। जो बायस है, बायस इज बेस्ड ऑन आरएसआई, प्योरली हम्म। आरएसआई लेवल में। तो बायस तीन चीज हो सकती है, या तो मार्केट में हम लॉन्ग बायस हो सकते हैं, या मार्केट में हम शॉर्ट बायस हो सकते हैं, या तो हम्म। मार्केट में हम न्यूट्रल बायस हो सकते हैं। तो ओके। लॉन्ग बायस कब माना जाएगा? जब आरएसआई का लेवल 55 के ऊपर चल रहा है। ओके। ओके। आरएसआई 60 है, 65 है, तो आपको लॉन्ग ही लेना है, शॉर्ट भूल जाना है, न्यूट्रल रहने का भूल जाना है। अगर राइट। आरएसआई 40 चल जाता है, 35 चल रहा है, यानी कि 45 के नीचे चल रहा है, तो आपको शॉर्ट ही रहना है, आपको लॉन्ग ट्रेड भूल जाना है इसमें। ठीक और है। आरएसआई अगर इन दोनों के बीच में है तो आपको मार्केट में एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक कोई पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट का बायस न्यूट्रल बन जाता है। ओके। थोड़े ओके। एग्जांपल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। मींस ये मैंने जो बैंड बनाया है वो 45 55 आरएसआई का बैंड है। और अगर ओके। हम देखें यस यस बैंक का वीकली चार्ट है, अगर आप इन्वेस्टर हो और यस बैंक अगर 45 के नीचे उसका आरएसआई चला जाता है, तो आपको हम्म। 240 के आसपास के यस बैंक में आपको एग्जिट सिग्नल मिल जाता है कि भी ये स्टॉक में अब आपको एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहिए, बराबर। हम्म। और ये जब इसके नीचे चला जाता है तो 55 का रेजिस्टेंस बना के, जनरली मेरा एक्सपीरियंस है कि ये मार्केट नीचे का ही रहता है उसमें, ओके। बराबर। उसका उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग अगर एचडीएफसी बैंक को ले, वो भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, तो उसका हम्म। अगर वीकली आरएसआई 55 के ऊपर रहता है तो कोई भी करेक्शन में ये स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं।
और ये स्टॉक ज्यादातर इतने साल से देखो तो ये स्टॉक ज्यादातर उसके ऊपर ही रहता है। तो ये एक एक बेस बन जाता है आपको कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। तो एक क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब, हाँ मैं हाँ जी, क्वेश्चन बीच बीच में पूछता रहूंगा, मेरी बहुत बुरी आदत है ये। नहीं क्वेश्चन तो पूछने ही चाहिए विवेक जी। हाँ, तो ये जैसे मैंने देखा आपने वीकली चार्ट लिया है और उसमें हाँ आरएसआई को देखा है, तो एनी हाँ स्पेसिफिक रीजन ये करने का? हाँ, जैसे मैं मार्केट को तीन चार ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहते हो तो आपके हम्म। लिए मेरे ख्याल से वीकली और मंथली चार्ट ही बेहतर है। आपको ओके। डेली अवरली या छोटे चार्ट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप ओके। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कि आपको थोड़ा थोड़ा दिनों में प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को चेंज करना है तो फिर हम्म। आपको डेली चार्ट पे रहना चाहिए। या ओके। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लेयर है या पर्टिकुलरली आप फ्यूचर में काम करते हो तो आपके हम्म। लिए डेली वीकली और मंथली चार्ट बहुत बड़े बन जाएंगे। आपको आपके लिए अवरली चार्ट मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और ओके। अगर आप वीकली ऑप्शन ट्रेडर हो जैसे कि बैंक निफ्टी का या निफ्टी का वीकली ऑप्शंस होता है तो उसके लिए हम्म। मेरे हिसाब से 15 मिनट या अवरली चार्ट को आपको यूज करना है। लेकिन एक चीज पक्का है कि आप जो टाइम फ्रेम को यूज करते हो हम्म। पक्का उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अगर आपने ओके। वीकली चार्ट में डिसीजन लेने का तय किया है तो फिर आपको सिर्फ वीकली चार्ट को ही फॉलो करना है। नहीं तो एवरी चार्ट हर मैं ऐसा बोलता हूं हर चार्ट की अपनी एक कहानी होती है। तो अगर हम्म। आप वीकली चार्ट पे कुछ देखोगे तो वही स्टॉक के अंदर आपको अवरली चार्ट में कुछ नई कहानी देखने को मिलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक ही हम्म। टाइम फ्रेम को पकड़ के चलना है आपको। तो ओके। ये मेरा फिक्स हो गया कि जो टाइम फ्रेम मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ऐसा ट्रेडर हूं मैं मानो कि पोजिशनल ट्रेडर हूं और मुझे डेली चार्ट पकड़ना है या मैं इन्वेस्टर हूं मुझे वीकली चार्ट पकड़ना है या मैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर हूं तो मुझे अवरली चार्ट पकड़ना है। लेकिन ये मेरा तय है कि मेरे चार्ट के अंदर अगर आरएसआई 45 के नीचे है 45 के नीचे तो मैं कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लूंगा। और हम्म। अगर आरएसआई 55 के ऊपर है तो मैं कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा। एटलीस्ट मैं हम्म। मार्केट के वेव्स के अगेंस्ट तो नहीं जाऊंगा मैं मार्केट के। हम्म। अब ये होगी मोमेंटम तो हमने वायस तो डिसाइड कर लिया लेकिन उससे ये पता नहीं चलता है कि हमको मार्केट में कितना एक्सपोजर करना है क्योंकि वो हम्म। भी मोमेंटम की कौन सी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिसाइड करता है। तो हम्म। मोमेंटम मेरे हिसाब से चार हो सकते हैं या माइल्ड हो सकता है मॉडरेट हो सकता है स्ट्रांग हो सकता है या वेरी स्ट्रांग हो सकता है। और वही मोमेंटम अगर लॉन्ग है वाला मोमेंटम है तो माइल्ड लॉन्ग हो सकता है मॉडरेट लॉन्ग हो सकता है स्ट्रांग लॉन्ग हो सकता है वेरी स्ट्रांग लॉन्ग हो सकता है। ऑपोजिट विल बी ट्रू फॉर शॉर्ट बायस। तो लॉन्ग को हम समझे तो अगर आरएसआई 55 से 60 के बीच में है तो आपको मार्केट के अंदर जो भी आप पोजीशन लेना चाहते हो उसका 25% ही एक्सपोजर लेना चाहिए। आरएसआई बढ़ती है अगर 60 से 65 के बीच में है तो आपको 50% पोजीशन लेना चाहिए। आरएसआई 65 के ऊपर है 70 से नीचे है तो आपको 75% एक्सपोजर लेना है। और अगर आरएसआई 70 के ऊपर चल रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो आपको 100% एक्सपोजर लेना है। और यही ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर चलता है और लोग बोलते हैं ये स्टॉक ओवरबॉट हो गया। मैं मानता हूं कि अगर ये इसी को हम गियर के हिसाब से चले अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 55-60 के बीच में तो आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में चलेगी आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा गाड़ी रुक रुक के चलेगी। अगर आपका मोमेंटम आरएसआई 60-65 के बीच में चल रहा है तो आपको कम ट्रैफिक मिलेगा। 65 के 70 के बीच में तो हाईवे जैसा हो जाएगा और 70 के ऊपर तो आपको एक्सप्रेस हाईवे जैसा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया स्पीड पे चलेगी और इसमें कोई रुकावट ही नहीं आएगी और इसमें बीच में ट्रैफिक भी नहीं आएगा। हाँ, जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा उतना एक्सीडेंट का चांसेस भी ज्यादा होगा। तो जैसे 70 के ऊपर आरएसआई चली जाती है मैक्सिमम पैसा भी वहीं पे मिलेगा और मैक्सिमम रिस्क भी वहीं पे रहता है इसलिए आपको वहां पे एग्जिट क्राइटेरिया पे ध्यान रखना है। लेकिन मैक्सिमम एक्सपोजर अगर अभी हम लोग अभी बीच में ये लास्ट 15 दिन का हम एक्सपोजर देखें तो आप बैंक निफ्टी का अवरली चार्ट देखोगे तो कितने दिनों से बैंक निफ्टी का अवरली आरएसआई 70 के ऊपर चल रहा है और बैंक निफ्टी 70 के ऊपर आरएसआई के ऊपर के आने के बाद ही उसमें सबसे ज्यादा स्पीड आती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये मोमेंटम को चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। ओके। ओके। बराबर। तो ये इसको हम स्कोरिंग के हिसाब से देखें जैसे हमने पोजीशन को तय किया कि 25 50 75 या 100%। लेकिन अगर सेम चीज को अगर हम स्कोरिंग के हिसाब से देखें तो 55 60 के बीच में हमारा स्कोर 1 आ जाएगा 60 65 के बीच में स्कोर 2 हो जाएगा 65 70 के बीच में स्कोर 3 हो जाएगा
और अबाउ 70 हमारा स्कोर 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का भी हम लोग बीच में नहीं लेते हैं। ये मैंने छोटा सा 15 मिनट का चार्ट मैंने लिया है, स्टेट बैंक का चार्ट है। तो देखो यहाँ पे ये 55 आरएसआई के ऊपर जब स्टेट बैंक का प्राइस चला गया, तो उसके बाद ग्रेजुअली करके 60, 65, 70 के ऊपर जाने के बाद ही उसमें सबसे ज्यादा तेजी आती है। तो जैसे जैसे उसका आरएसआई का लेवल बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपका आपका एक्सपोजर बढ़ाना है। मार्केट में क्या होता है, हमारा जो इंट्यूजन होता है ना, क्योंकि जब भी हमने विवेक जी एक चीज मैं आपको हर एक व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में हर एक पीपल 70 से 80% लोगों का एंट्री तो मार्केट में परफेक्ट ही होता है, उनका टेक्निकल नॉलेज 70 से 80% परफेक्ट ही होता है। लेकिन उसका ऑपोजिट देखें तो 70 to 80% हमारा ट्रेडिंग डिसीजंस कई बार रॉन्ग होते हैं। और रॉन्ग सबसे बड़ा ये होता है कि जब जो ट्रेड में हम लोग सही है वो ट्रेड में हम लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, और जो ट्रेड में हम लोग गलत होते हैं वो ट्रेड में हम लोग ज्यादा खड़े रहते हैं। बस यही मिस्टेक सबको परेशान करती है। तो ये आरएसआई का लेवल बढ़ता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में एग्जिट कर जाते हैं और दूसरे स्टॉक में एंट्री करते हैं। उससे अच्छा है कि हम वही स्टॉक में रहे और वो स्टॉक का जितना मोमेंटम बढ़े तो वो स्टॉक को हम इतना जितना ज्यादा देर पकड़ के रखेंगे तो वही स्टॉक हमको ज्यादा प्रॉफिट दे सकेगा। ये टाटा स्टील का अवर्ली चार्ट है। देखो ये स्टॉक का अगर आप यहां से लेवल से देखो तो ये उसने 55 के ऊपर लेवल बना दिया, तो वो चार्ट कभी 55 के नीचे आया ही नहीं। और फिर हम वो स्टॉक को देखें तो अगर हमारा कोई एग्जिट क्राइटेरिया हिट नहीं करता है तो हमारा पोजीशन प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन ये स्टॉक में हम लॉन्ग ही रह सकेंगे और इतना सारा हम लोग इसके अंदर वो पूरा ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हैं। ये स्टेट आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। देखो यहाँ पे 45 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्ग बायस बना दिया और फिर उसका ग्रेजुअली मोमेंटम बढ़ने लगा। अगर ये स्टॉक में हम लोग एंट्री ले लिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कोई रीजन नहीं बनता ये स्टॉक को हमको एग्जिट करना चाहिए। तो ये तभी मुमकिन हो सकेगा कि आप इसके अंदर कोई रूल्स के हिसाब से चलते हो। यस विवेक जी। तो अगर इसी चार्ट में अगर देखें अपने, तो ये 17 जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो 17 लिखा हुआ है, तो हाँ पहले और पहले और पहले हाँ हाँ हाँ, तो आप देखें यहाँ पर भी ये 55 के ऊपर चला गया था और हाँ उसके बाद वापस से ये 55 के नीचे आ गया। तो अगर सपोज अपने उस समय 55 के ऊपर जाके अगर बिल्ड करते 25%, तो हाँ क्या एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्ड करते? हाँ, स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। और अगर ये आप स्कोरिंग के हिसाब से जा रहे हो तो आपको स्कोरिंग के हिसाब से आपकी पोजीशन को प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। और ऐसे तो मार्केट में आपने एक क्रिकेट टीम के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपने 11 प्लेयर को मैदान में उतारे हैं तो जरूरी हाँ, नहीं है कि वो 11 से 11 प्लेयर चौके छक्के मारे। आपका एक बरोबर है। प्लेयर ही चौका छक्का मारेगा, बाकी के प्लेयर तो 1-2 रन बना के आउट होकर ही वापिस आ जाएगा। लेकिन आपका अगर एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपको ट्रेडिंग रिजल्ट देखना है तो आपके 2 या 3 प्लेयर ने अच्छा सेंचुरी बना दिया और बाकी के प्लेयर ने 5-10 रन भी बनाए, कोई कोई प्लेयर तो जीरो में आउट हो गए, तो भी चलेगा, आपका ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे पोजीशन लिया, हो सकता है यहाँ पे आपका लॉस भी हो गया होगा या यहाँ से आपने पोजीशन लिया, लेकिन आप अगर रूल्स के हिसाब से चलोगे तो ही आप ये पोजीशन को कवर कर पाओगे। तो एक बार वापस से उस पॉइंट पे आ रहा हूँ दिनेश भाई, कि अगर मेरे को उस समय एग्जिट करना है तो मैं क्या हाँ बेसिस पे एग्जिट करूंगा? जब आरएसआई 45 जोन में चला जाएगा तब एग्जिट करूंगा, हाँ या आरएसआई मैं 45 के नीचे, हाँ 45 के नीचे जाएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, या उस अगर 45 टू 55 का जोन में है तब मैं एग्जिट नहीं करूंगा, उसको पोजीशन बढ़ाऊंगा नहीं बस? नहीं नहीं नहीं, मैं एग्जिट ही कर दूंगा। यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है तो आपको एग्जिट अच्छा, ही कर देना है। आपका ठीक है, मोमेंटम न्यूट्रल जोन मतलब मोमेंटम एग्जिट। हाँ मोमेंटम जीरो हो गया है तो आपको इसमें बने रहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आपका मार्जिन को क्यों ब्लॉक करके रखना है? ठीक ठीक ठीक, समझ गया। आपने यहाँ पे एग्जिट किया मानो के, और उसके थोड़े ऊपर भी आपको यहाँ पे वापस एंट्री करना पड़ता है तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ठीक है। नहीं है। उसमें आपको स्कोर के हिसाब से ही आपकी पोजीशन को पकड़ के रखना है। ये डीएलएफ का वीकली चार्ट है। मानो कि आप इन्वेस्टर हो, आपको यहाँ पे अगर ये स्टॉक एंट्री देता है और फिर आपका एक्सपोजर बढ़ता रहता है तो आप
इसका पूरा एडवांटेज आप ले सकते हो यहाँ पे। और इसमें भी फॉर्मूला तो विवेक जी वही रहती है। हम लोग एग्जिट क्राइटेरिया पे आते हैं फिर आप इसके बाद में। जी पहले जी हम जी, लोग ये सिर्फ एक्सपोजर क्राइटेरिया को हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है। अब जैसा हम लोग ने विवेक जी ये लॉन्ग साइड में देखा, अब शॉर्ट में मींस ये शॉर्ट साइड के भी स्कोरिंग सिस्टम सेम रहता है। आरएसआई 40 से 45 के बीच में रहता है, तो हमारा ओके। एक्सपोजर 25% रहेगा, वहां पे स्कोर -1 बन जाएगा। हम्म 35 से 40 के बीच में हमारा स्कोर -2 हो जाएगा। हम्म 30 से 35 के बीच में हमारा स्कोर -3 हो जाएगा। और बिलो 30 मोस्ट डेंजरस जोन, बिलो 30 आपका स्कोर -4 हो जाएगा। अगर हम मार्च में और फरवरी में जो हमारा बहुत बड़ा मार्केट में जो फॉल आया, और अगर हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट को उस टाइम के हिसाब से हम देखें ना, तो मैक्सिमम फॉल मार्केट में तभी आया कि जब निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आरएसआई 30 के नीचे सस्टेन किया, और निफ्टी का आरएसआई 12 तक गया था, और बैंक निफ्टी का आरएसआई 11 तक गया था, और वो जो फॉल आया इट वाज द बिगेस्ट फॉल, क्योंकि उसमें मोमेंटम या उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल चली गई थी कि उसी की वजह से उसका आरएसआई 30 के नीचे चला गया था। तो ये टाइम होता है कि अगर आप ट्रेडर हो, तो आप उसमें शॉर्ट एक्सपोजर आप लेते हो, शॉर्ट साइड का ट्रेड करते हो, तो आप मैक्सिमम पैसा उस टाइम बना सकते हो जब आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है तो। हम्म, अब ये बात हुई विवेक जी, हमने बायस को समझ लिया कि बायस, लॉन्ग बायस हम तब बोलेंगे जब आरएसआई 55 के ऊपर है। शॉर्ट बायस तब बोलेंगे जब आरएसआई 45 के नीचे है। उसके हिसाब से हम मोमेंटम गिनेंगे 55 से 70 तक आरएसआई में +1 +2 +3 +4 स्कोर को हम गिनेंगे आरएसआई का। और 45 से नीचे एवरी 5 पॉइंट पे हमने -1 -2 -3 ऐसे करके हम मोमेंटम गिनेंगे। लेकिन अकेला मोमेंटम काफी नहीं है। जैसे अकेला अकेला एक्सीलेटर से आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपका गियर कौन सा रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रेंड होता है, तो ट्रेंड आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है। तो ट्रेंड के लिए अपने मार्केट में एक बहुत सी सिंपल सा इंडिकेटर है, दैट इज एडीएक्स। एडीएक्स जो है ट्रेंड का हमको स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड कितना पावरफुल हो रहा है। और उसके लिए मंदी हो या तेजी हो, हमको सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना है कि एडीएक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एडीएक्स का कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, एडीएक्स का हमको कब देखना है कि एडीएक्स राइजिंग हो रहा है कि नहीं है। जब भी एडीएक्स राइजिंग हो रहा है और अंडरलाइंग जो बायस है वो अगर हमारा लॉन्ग है, तो हमारा अप ट्रेंड बन जाएगा, यानी कि आरएसआई 55 के ऊपर है तो। और अगर एडीएक्स राइजिंग है और आरएसआई 45 के नीचे चल रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड है। और ये एडीएक्स हमारे स्कोर के अंदर एक स्कोर को ऐड करता है, यानी कि एडीएक्स अगर राइजिंग हो गया है और आरएसआई का जो भी स्कोर है, तो वो +1 की जगह +2 हो जाएगा, +2 की जगह +3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 5 स्कोर तक हम लोग जा सकते हैं, और माइनस में हम लोग -5 तक जा सकते हैं। ओके। ये हम लोग चार्ट के हिसाब से पहले इसको एक बार, ये एग्जिट क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि जो अब अगर आपका आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है, आपका एडीएक्स राइजिंग है, बरोबर, तो आपका स्कोर बन गया +5। आप गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे चला रहे हो, और जैसे मैंने राइट। बताया कि एक्सप्रेस हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो कोई छोटा एक्सीडेंट नहीं होता है, वो हमेशा बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो आपका गाड़ी के गियर को शिफ्ट करने का आपको, आपका पांव भी ब्रेक के ऊपर रहना चाहिए, या अगर आप कोई पार्टी कर रहे हो तो आप एग्जिट डोर के नजदीक होने चाहिए कि जैसे आपको खत्म लगे कि पार्टी खत्म हो रही है, सबसे पहले आप निकल जाने चाहिए। तो वो कैसे तय कर सकते हैं? तो या 3 क्राइटेरिया हम लोग ले सकते हैं। सबसे एक क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं एडीएक्स में। एडीएक्स में 3 चीज आती है, डीएमआई प्लस आता है, डीएमआई माइनस आता है, और एडीएक्स आता है। तो अगर डीएमआई प्लस वो एडीएक्स के नीचे चला जाता है, तो आप आपकी पोजीशन को 33% कम कर दीजिए। आरएसआई 70 के नीचे चला जाता है, तो आप और 30% पोजीशन को कम करिए। और अगर प्राइस 13 मूविंग एवरेज पे आ जाता है, तो आप बाकी की पोजीशन को भी एग्जिट कर दो। लेकिन ये जब तक ये एग्जिट क्राइटेरिया हिट नहीं होता है, तब तक आप पार्टी को एंजॉय कीजिए, और मैक्सिमम बेनिफिट आपको ये टाइम पे मिलता है। ऐसा कई बार होगा कि ये स्कोर +5 पर जो पहुंच जाते हैं कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में, और आपने 5 बार ट्रेड लिया, तो 2 बार आपको ऐसा होगा कि उसमें कुछ प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिला, लेकिन एक ट्रेड या 2 ट्रेड ऐसा कर जाएगा कि आपका पूरा जो आपका जो अकाउंट है, वो उसका पिक्चर ही पूरा चेंज हो जाएगा।
सेम वे अगर आपका RSI 30 के नीचे चल रहा है, ADX राइजिंग है, DMI माइनस ADX के ऊपर चल रहा है, तो वो आपका स्कोर बन जाएगा -5। तो वो शॉर्ट साइड में वो ट्रेड सबसे ज्यादा पैसे दे सकते हैं। उसमें सेम वे आपको एग्जिट क्राइटेरिया 3 चीज पे ध्यान रखना है। RSI 30 के नीचे जाता है कि नहीं, DMI माइनस ADX के नीचे जाता है कि नहीं, या प्राइस 13 मूविंग एवरेज तक पहुंचता है कि नहीं। अगर इतने चीज पे हम लोग फोकस कर ले विवेक जी, तो मेरे हिसाब से ये RTX स्कोर, हम लोग एक काम करते हैं विवेक जी, हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में अभी लाइव कोई भी चार्ट आप जो भी स्टॉक का बोले, उसमें ये चीज को हम एनालिसिस करके हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर सकते हैं। यस यस, तब बहुत मजा आएगा। करेक्ट है दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू चार्ट जिग्नेश भाई लेके आ रहे हैं, उससे मैं एक बात बोल देता हूं आपको कि हर आदमी को अपना एक मॉडल बनाना चाहिए। अब जिग्नेश भाई ने अपना मॉडल आपके साथ शेयर किया है ये, बट देखिए हर आदमी को हर मॉडल सूट भी नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मॉडल अच्छा है, सक्सेसफुल होना चाहिए। आप उसको ट्राई करिए, थोड़ा दिन आप उसको पेपर ट्रेड करके देखिए, वर्क करता है, अगर आपको सूट करता है तो आप उसको अडेप्ट करिए, या अपने हिसाब से अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप चेंज भी करिए। हमारा आइडिया ये है कि आपको बताएं कि कैसे आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। अब विवेक जी, ये सबसे पहला अभी जो मार्केट में अभी हॉट सेक्टर है, हम लोग बैंक निफ्टी को चार्ट को मैंने रखा है, तो ठीक है। बराबर थी, इसको हम लोग थोड़ा इनलार्ज करके आराम से देखते हैं। मैं पहले व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चार्ट में सबसे ऊपर मैंने ADX रखा है, ठीक है। और जो लोग जानते नहीं है उसको मैं समझा दूं कि ADX में 3 चीज आती है। ये जो ब्लैक लाइन दिखाती है वो ADX खुद है, यानी कि वो ADX लाइन है। उसके अलावा एक ग्रीन लाइन है, वो DMI प्लस, डायरेक्शनल मूवमेंट पॉजिटिव, वो DMI प्लस है। और ये जो रेड लाइन है वो डायरेक्शनल मूवमेंट नेगेटिव, यानी DMI माइनस है, उसको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर, और ये भी डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। तो इसकी कोई टेक्निकलिटी में मैं नहीं पढ़ता हूं, वो तो आप गूगल करके कुछ भी पढ़ सकते हो। यानी कि इसके अंदर 3 इंडिकेटर है, एक ADX खुद है, एक DMI प्लस है, और एक DMI माइनस है। तो मैं जैसा आपको बताता था कि ट्रेंड कैसे, किसको हम ट्रेंड गिने कि ये ट्रेंड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे देखो, ये मेरा कर्सर जहां पे जा रहा है, ये ADX टर्न हो गया, ये ADX टर्न हो गया, यानी कि अब ट्रेंड फॉर्मेशन हो गया। तो ट्रेंड ओके। फॉर्मेशन के लिए हम लोग 2 चीज को मानते हैं। एक ADX की जो लाइन है, ब्लैक लाइन, वो टर्न होनी चाहिए। ये ओके। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन स्किल है, वो आपको डेवलप करनी है, जस्ट सिर्फ देख के आपको पता चल जानी चाहिए। लेकिन अकेला इतना होने से नहीं चलेगा, उसके साथ में ये ग्रीन लाइन, यानी कि अगर लॉन्ग ट्रेड है तो पॉजिटिव लाइन, यानी कि ग्रीन लाइन, वो ADX के ऊपर होना चाहिए, ओके। और रेड लाइन वो ADX के नीचे होना चाहिए। तो 2 ओके। क्राइटेरिया, ये पॉजिटिव लाइन ADX के ऊपर है, और ADX खुद ने टर्न ले लिया, तो यहां पे अपना ट्रेंड फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पे आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, और वो लॉन्ग ट्रेड को अब तो आपको तब तक पकड़ के रखना है कि जैसा हमने अभी जो 3 एग्जिट क्राइटेरिया डिसाइड किया, वो एग्जिट क्राइटेरिया हिट नहीं हो, तब तक आपको उसको पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे देखे तो नीचे ये RSI का मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है। तो ये ट्रेडिंग व्यू में आप सर्च करके इसको RSI MTF डाल सकते हो। तो ओके। इसके अंदर मैंने 4 RSI रखी है। जो ब्लैक लाइन जो दिख रही है वो वीकली RSI, मंथली RSI है। जो ब्लू लाइन दिख रही है वो वीकली RSI है। रेड जो दिख रही है वो डेली RSI है। वो जो ग्रीन जो दिख रही है वो अवर्ली RSI है। अब लोग अभी हम सिर्फ ग्रीन RSI पे फोकस करते हो, क्योंकि हमारा चार्ट अवर्ली चार्ट है। तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक एक करके हम लेवल देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे नीचे आपको जो दिख रहा है वो मेरा RDX स्कोर है। तो वो आप अपने आप ही देख सकते हो कि देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का RSI 59 पहुंचा, तो यानी कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम लॉन्ग हो गया। और उस टाइम बैंक निफ्टी का लेवल था 22,250, बराबर है। बैंक निफ्टी वहां पे ही रही ज्यादा टाइम। फिर बैंक निफ्टी ने थोड़ा मोमेंटम क्रिएट किया, और ये बड़ी कैंडल पड़ी, तो उसका RSI यहाँ 59 से सुधर के सीधा 70 के ऊपर आ गया। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का 70 के ऊपर RSI आने के बाद बैंक निफ्टी में का ग्रोथ क्या हुआ, वो आप देखो। तो ये कैंडल देखो, तो वो कैंडल क्लोज हुई 22,630 पे, और वो क्लोज हुई 24 अगस्त को क्लोजिंग के टाइम पे। अब देखो उसके बाद
ज्यादातर बैंक निफ्टी का अवर्ली आरएसआई इट रिमेन्स अबव 70, इट रिमेन्स हम्म, अबव 70। जैसा हम्म, मैंने बताया, ये गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे चली गई, यहाँ पे उसको ट्रैफिक बहुत था, ये सिटी में चल रही थी, थोड़ा हाईवे पकड़ा, और अब तो ये हम्म, गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे आ गई, उसको कोई ट्रैफिक ही नहीं मिल रहा है, देखो। और हम्म, अगर आपने सिर्फ एक एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर माने 25 का लॉट ले लिया है, और यहां हम्म, से अगर आप होल्ड करते हो, तो यहां से देखो तो बैंक निफ्टी का अभी लेटेस्ट क्लोजिंग हुआ है 24,500, करीबन 1,900 पॉइंट का नॉन स्टॉप आपको ट्रेड मिल सकता है, बराबर है। हम्म, अब इसके अंदर हम देखें तो हमने अगर हमारे हिसाब से, जब आपने स्कोरिंग जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आपके लॉट्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे जब बैंक निफ्टी का एंट्री हुआ तब आपके 5 लॉट थे, उसके बाद ये आरएसआई थोड़ा नीचे आया, 70 के हम्म, नीचे, तो आपका स्कोर 4 हो गया। लेकिन अब देखो यहां से उस टाइम से बैंक निफ्टी का ट्रेंड फॉर्म हो गया, एडीएक्स राइजिंग होना शुरू हो गया। तो उसके बाद जो 5 स्कोर बैंक निफ्टी ने पकड़ा है, तो आप देखो तो एकाध एकाध लॉट का आपको एग्जिट क्राइटेरिया मिलता है, यानी कि 4 लॉट होता है, ज्यादातर आपके 5 के 5 ही लॉट रहते हैं। और ये 5 का 5 स्कोर ही रहता है, यानी कि आप ट्रेड के अंदर ही रहते हो, ये ट्रेड में आप बाहर नहीं निकलते हो। अगर दूसरी चीज कि ये ट्रेड अगर आप ऐसे कोई सिस्टम को आप अपना लेते हो, तो एटलीस्ट आप ये स्टॉक को या ये इंडेक्स को आप शॉर्ट तो नहीं करोगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको ये बोलेगा कि ये बहुत बढ़ गया है, 2 दिन के अंदर 2,000 पॉइंट बढ़ गया है, चलो इसको शॉर्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत से ट्रेडर्स को जानता हूं कि जो लोग बैंक निफ्टी के शॉर्ट ट्रेड में इस टाइम पे ट्रैप हो गए, क्योंकि वो कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो या तो आप ये ट्रेड के अंदर लॉन्ग रहोगे, अगर आपने बीच में प्रॉफिट बुक भी कर लिया, अगर आप निकल भी गए, लेकिन एटलीस्ट आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे। और अगर जो मनी जो आप बचा रहे हो वही आपका असली प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से इस तरह से आप हम अब ये हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया। हम विवेक जी कौन सा स्टॉक लेना है, आप कोई भी स्टॉक बोलो ना, तो उसका मैं चार्ट कोई खोलूं। रियल कोई रियल एस्टेट स्टॉक या आपके सामने जो है वही ले लेते हैं, फार्मा नहीं लेते हैं। फार्मा क्योंकि बहुत बहुत तो उसके अंदर में चल रहा है। विप्रो लेते हैं, विप्रो। विप्रो ले लेते हैं, चलो। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये जो ये स्कोर 5 4 3 2 आ रहा है, अगर किसी हाँ, यूजर को लेके आना हो तो आरडीएक्स स्कोर बोल के कुछ इंडिकेटर है क्या जो हाँ, ये इंसर्ट कर? आरडीएक्स कोड आप उसकी ट्रेडिंग व्यू की लाइब्रेरी में जाके ये इंडिकेटर को हाँ, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ ठीक। यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है, हाँ, यहाँ हाँ, पे हाँ, अगर ये सर्च है, बरोबर है, तो यहाँ हाँ, पे हाँ, हम हाँ। आरडीएक्स कोड डालते हैं, बरोबर। तो ये आरडीएक्स कोड आपके पास, ये जो सबसे पहले जो दिख रहा है ना, वो जी, वो जी, आरडीएक्स कोड है। तो ठीक है, ठीक है। दोबारा दिखा दूं, फाइनली। ये इंडिकेटर में गए हम लोग, और यहाँ सर्च में हमने आरडीएक्स को डाला, तो ये आरडीएक्स कोड सबसे पहले पहले ही आ जाता है। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल के जो एडमिन है, डॉक्टर नितिन, हाँ, वो भी डॉक्टर ही है। वो अच्छा, वो अच्छा। उनकी मेहनत है, उन्होंने ये स्कोर तैयार किया है सबके लिए, और इट इज क्या फ्रीली बात। अवेलेबल। सही है। तो दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं और ये सारे इंडिकेटर्स फ्री हैं। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आपको जानना है कि ये कैसे एग्जैक्टली हुआ है, तो डॉक्टर साहब का टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इस के बारे में चर्चा भी होती रहेगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए सर, विप्रो देखते हैं। हाँ विवेक जी, विप्रो ज्यादातर न्यूट्रल में जा रहा है। अब न्यूट्रल में ये ही है, हाँ। ग्रीन जो है, हाँ ग्रीन आरएसआई है, वो हमारा अवर्ली आरएसआई है, हाँ, राइट। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देखे, ये विप्रो यहाँ पे बंद हुआ 277 के हिसाब से। तो वहां हम्म, से विप्रो ज्यादातर उसका आरएसआई 45 के नीचे रहा, और हम्म, यहाँ से वो शॉर्ट साइड में उसका आरएसआई रहा। तो यहाँ तक उसका शॉर्ट साइड में रहा, फिर ये बड़ा ग्रीन कैंडल आया, तब से उसका हम्म। आरएसआई ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में आ गया है, वो अभी 55 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पर और एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? सॉरी, मैं आपको बीच बीच में बॉदर कर रहा हूँ। ना आप बॉर्डर एंट्री करोगे एग्जिट तो ही सबका कंफ्यूजन क्लियर होगा इसमें। विवेक जी, 30 के नीचे आरएसआई जाता है तभी एग्जिट का क्राइटेरिया ज्यादा है। बाकी तो आपको स्कोर्स के हिसाब से ही आपको पोजीशन बना है। अगर आप इन्वेस्टर हो, अच्छा।
मानो कि आप हाँ। विप्रो में 100, अगर आप इसमें विप्रो में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ही आप अवरली चार्ट पे काम करोगे, राइट? तो ओके अगर ओके। आप 100 विप्रो में काम करते हो तो आपको ये स्कोर के हिसाब से यहाँ पे 75 स्टॉक को सॉर्ट करना है, यहाँ पे आप 25 पे आ जाओगे, तो ये आपका ज्यादातर आपका प्लस माइनस होता रहेगा। अगर हम अच्छा। विप्रो के चार्ट को देखें विवेक जी, तो जो जो फायदेमंद वाला रहेगा वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे एडीएक्स राइजिंग रहेगा ना, तभी इसमें ज्यादा बेनिफिट वाला ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे हम देखें, ये विप्रो का जो लेवल था, विप्रो क्लोज हुआ 280 के ऊपर, राइट विवेक हम्म जी? तो उसके हम्म बाद वहां पे विप्रो का आरएसआई ने जंप लगाया, और यहाँ पे हम्म विप्रो का आरएसआई करीबन 70 तक पहुंचा। तो हम्म देखो उसका स्कोर 5 नहीं हुआ, क्योंकि 70 के ऊपर आरएसआई नहीं गया, और ये हम्म एडीएक्स राइजिंग रहा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड उसका सीधा उसका आरएसआई नीचे आ गया। तो यहाँ हम्म पे आपको सिस्टम के हिसाब से अगर आपने एंट्री लिया है, तो यहाँ पे हम्म। आपका इमीडिएटली आपका एक्सपोजर कम हो जाएगा, करेक्ट उसके करेक्ट। बाद और एक्सपोजर कम हो जाएगा। तो जो ये फ्रेक ब्रेकआउट आप जैसे बोलते हो, क्योंकि ये 70 के ऊपर आरएसआई नहीं गया, और नहीं हम्म जाने की वजह अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ये देखो, कोई भी स्टॉक में मैं देखता हूं कि अगर हम अवरली आरएसआई पे फोकस करते हैं, तो हम्म मेरा ऐसा मानना है कि अवरली आरएसआई डेली आरएसआई के ऊपर हो, यानी कि रेड आरएसआई। तो विप्रो का चार्ट, विप्रो का आरएसआई रेड के ऊपर गया ही नहीं, आरएसआई वहां हम्म जाके ही वो थक गया। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसीलिए मैं यूज करता हूं कि ये आरडीएक्स स्कोर का जो जो भी आरडीएक्स स्कोर में हमको एंट्री लेना है, तो वो कहाँ पे कॉन्फिडेंस से ज्यादा लेना है, तो वहीं पे ज्यादा लेना है कि वहां जे डेली आरएसआई के ऊपर अपना अवरली आरएसआई चल रहा है, तो वही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। नहीं तो ये स्टॉक में यहाँ पे देखो आप एग्जैक्टली डेली आरएसआई और अवरली आरएसआई का क्रॉस ओवर हुआ, तो हम्म। ये ट्रेड को मैं कभी ये ट्रेड को मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। मैं वही ओके। ट्रेड को कंसीडर करूंगा कि जहां पे डेली आरएसआई के ऊपर अवरली आरएसआई चल रहा है। देखो हम लोग लेते हैं एसबीआई के स्टॉक को लेते हैं। हम्म ये विवेक जी देखो यहाँ पे एसबीआई का स्टॉक है, इसका रेड आरएसआई यानी कि डेली आरएसआई है, और हम्म ये ग्रीन आरएसआई यानी अवरली आरएसआई है। तो ये स्टॉक में हम लोग देखो कि यहाँ पे ये लेवल पे अवरली आरएसआई ने डेली आरएसआई को क्रॉस कर लिया। तो ये मेरा हम्म आरएसआई का अकेला मोमेंटम नहीं, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज बेटर देन मीडियम टर्म मोमेंटम, यानी कि अवरली मोमेंटम इज बेटर देन द डेली मोमेंटम। एंड ये कोई भी स्टॉक के एंट्री के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये मेरा आरडीएक्स स्कोर का थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन है, कि अकेला आरडीएक्स स्कोर सिंगल टाइम फ्रेम में देखने से काम नहीं करेगा। अगर आप उसको उसके हायर टाइम फ्रेम के साथ में अगर आरएसआई को कंपेयर करके अगर आप एंट्री करते हो विवेक जी, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे देखो कि रेड आरएसआई के ऊपर ग्रीन आरएसआई आ गई, और यहाँ पे हमको ये आरएसआई लेवल 61, यानी कि ये स्टेट बैंक का क्लोजिंग हुआ 200 रुपया 24 अगस्त को, 24 अगस्त के दिन पे, और उसके बाद में आरएसआई का स्कोर बढ़ता गया। अगर यही स्कोर में हमने मोमेंटम के साथ एंट्री लिया है, और तो हमारा अभी कब से स्टेट बैंक का आरएसआई 70 के ऊपर ही है, और हमको कोई एग्जिट सिग्नल इसके अंदर नहीं आ रहा है। ऐसे हम कोई भी स्टॉक ये हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, बजाज फाइनेंस लेते हैं। अब ये देखो विवेक जी, इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों हम समझ सकते हैं। ये रेड आरएसआई के ऊपर ग्रीन आरएसआई बजाज फाइनेंस का आ गया, तो आपने हम्म यहां से आपका आरएसआई का कंफर्मेशन हो गया कि आपको आरएसआई कंफर्म दे रहा है। अब आप स्कोर के हिसाब से अगर इसको एंट्री लेते हैं, तो यहाँ आरएसआई 70 के ऊपर चला गया, आरएसआई 70 के ऊपर चला गया था, बजाज फाइनेंस का प्राइस था 3400, 3476। और फिर अब अब आपको आरएसआई के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, आपको तीन चीज के ऊपर ध्यान रखना है एग्जिट क्राइटेरिया पे। तो यहाँ सबसे पहला एग्जिट क्राइटेरिया क्रिएट हुआ कि ये डीएमआई पॉजिटिव जो डीएमआई प्लस है, उसने एडीएक्स के नीचे चला गया यहाँ पे। तब आप बजाज फाइनेंस का प्राइस है 3700 रुपया, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 33% पोजीशन आपको एग्जिट कर देना है। सेकंड एग्जिट क्राइटेरिया है कि बजाज फाइनेंस का आरएसआई 70 के नीचे चला जाता है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल है 3645 के नीचे। और ये यहाँ पे देखो ये बजाज फाइनेंस ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे आ गई, यानी और 70 के नीचे भी आ गई, तो बाकी का आपका एग्जिट यहाँ पे हो गया।
और अब तो बजाज फाइनेंस डेली आरएसआई के नीचे वाली आरएसआई आ गई, तो उसका शॉर्ट टर्म मोमेंटम मीडियम टर्म मोमेंटम से ले क्लस्टर हो गया। तो ये स्टॉक को अब आपको अभी अभी इसके उसको कंसोलिडेट होने देना चाहिए। कब तक? जब तक ये रेड लाइन को ग्रीन लाइन वापस क्रॉस नहीं करती है तब तक उसको होने दो, आपका मार्जिन को फ्री कर दो। आप कोई ऐसे स्टॉक ढूंढो जहां पे ये फ्रेश आपको एंट्री ऐसी मिल रही है। मुझे एक बहुत खास बात लग रही है डॉक्टर साहब इस पूरा मॉडल में, कि पोजीशन हाँ साइजिंग अपने आप हो जा रही है। एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम भी आप पढ़ोगे तो उसमें हमेशा दो चीज पे आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका एंट्री मार्केट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो आपको आरएसआई बता सकता है कि आरएसआई 55 के नीचे है या 45 के नीचे। एडिशनल पॉइंट है जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि आपका शॉर्ट टर्म मोमेंटम वो मीडियम टर्म मोमेंटम के बेटर होना चाहिए। यानी अकेले आप अवर्ली चार्ट पे काम करते हो तो आपका अवर्ली आरएसआई डेली के ऊपर होना चाहिए। अगर आप डेली आरएसआई पे काम करते हो तो डेली आरएसआई वीकली के ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका मार्केट के डायरेक्शन का प्रॉपर एंट्री हो गया। अब अकेले एंट्री करने से नहीं चलेगा, कौन से स्टॉक में एक्सपोजर लेना, कौन में किसमें कम एक्सपोजर लेना, किसमें ज्यादा लेना, क्योंकि जहां पे डायलेमा होगा नेचुरली आपका एक्सपोजर भी कम होगा, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होगा तो उतना नुकसान नहीं होगा। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। और सही फिर है। एक बार आपने 70 के ऊपर आरएसआई हो गए, यानी कि आपका फुल फ्लेज एक्सपोजर हो गया, तो अब तो आपको बराबर आपके आपको वो स्टॉक के ऊपर ध्यान रख के बैठना है कि जैसे ही मेरा एग्जिट क्राइटेरिया हिट होता है, मुझे वहां से उसमें मेरा पोजीशन कम होने का, फिर उस टाइम मुझे आरएसआई का 70 के नीचे आने की राह नहीं देखना है। मुझे एडीएक्स में ये डीएमआई प्लस है, वो उसके नीचे जाएगा तो मुझे तुरंत उसके अंदर मुझे वहां पे एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। देखो हम पुराने स्टॉक को भी हम लोग ले सकते हैं कि जो स्टॉक में पहले तेजी हुई हो और अभी उसका उसमें उसमें माहौल अभी इतना स्ट्रांग नहीं चल रहा हो, जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक हम लोग ले विवेक जी। बस डॉक्टर तो साहब, ये आप आवरली चार्ट देख रहे हैं रिलायंस में, एक बार वीकली चार्ट करके देखें क्या? सबसे बढ़िया तो वीकली चार्ट कर देता हूं मैं। हम्म। तो मैं वीकली चार्ट में विवेक जी वो दोनों छोटी आरएसआई को निकाल देता हूं मैं उसको, हाँ हाँ हाँ। नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा हमको। जी। बराबर। जी। ये इसमें येलो जो में जीरो मतलब क्या है? ये ये वीकली स्कोरिंग है, वीकली स्कोर है। ये जीरो यानी कि न्यूट्रल स्कोर, न्यूट्रल स्कोर, ठीक। यानी कि आरएसआई 45 या 55 के बीच में रहेगी। हम्म। मैं इसमें फ्रेश आ जाऊंगा। देखो अभी ये रिलायंस का वीकली चार्ट को हम लोग देखते हैं विवेक जी। तो अभी हम्म। हम लोग सिर्फ वीकली आरएसआई पे फोकस करते हैं, यानी कि हमारा ब्लू आरएसआई है, बरोबर है। हम्म। तो हम्म। यहां से हम लोग रिलायंस को पकड़ते हैं, यहाँ बीच में आ गया है रिलायंस का वीकली आरएसआई 50 हुआ है। और ये हम्म। वीकली आरएसआई 50 हुआ है, तब रिलायंस का प्राइस है 1212 रुपया, राइट। हम्म। अब हम्म। हमारा नेक्स्ट वीक में रिलायंस का आरएसआई होता है 55.7 और रिलायंस क्लोजिंग देता है 1245 पे क्लोजिंग देता है, बराबर। ओके। तो नीचे देखो ये उसका स्कोर +1 हो गया। तो यहाँ पे हमको राइट। रिलायंस में हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम्म। हमको रिलायंस में एंट्री मिलता है कि भी ये स्टॉक हमारे हिसाब से लेने जैसा हो गया। तो ये आपने हम्म। रिलायंस में 1245 में आपका जो स्टॉक लेना है उसका 25%, आपको 100 स्टॉक लेना था तो आपने 25 स्टॉक रिलायंस के ले लिए। फिर नेक्स्ट हम्म। वीक में भी रिलायंस का आरएसआई उसके बीच में ही रहता है, क्योंकि उसका आरएसआई 57 रहता है, हमारा स्कोर भी +1 ही रहता है। फिर उसके हम्म। बाद के वीक में रिलायंस का स्कोर +3 हो जाता है, तो उसका थोड़ा मोमेंटम बढ़ता है क्योंकि उसका आरएसआई 61 होता है। थोड़ा आपने हम्म। एक्सपोजर बढ़ाया, बाकी के 2 वीक में आपका थोड़ा एक्सपोजर कम करवाया मार्केट ने। अब देखो हम्म। रिलायंस ने और मोमेंटम पकड़ा और आरएसआई धीरे धीरे करके रिलायंस का धीरे धीरे ऊपर आने लगा, तो आपका एक्सपोजर धीरे धीरे करके रिलायंस का बढ़ने लगा। अब साथ में देखो विवेक जी, ऊपर देखो तो ऊपर हम्म। एडीएक्स में देखो, तो एडीएक्स जैसा मैंने बताया कि वो ऑब्जर्वेशन स्किल ही आपको डेवलप करना है। रिलायंस का हम्म। एडीएक्स यहाँ पे बढ़ने का शुरू हो गया। हम्म। ये क्राइटेरिया हो गया। जैसा मैंने बताया, दो चीज होना चाहिए, डीएमआई प्लस वो एडीएक्स को लीड करना चाहिए और डीएमआई माइनस एडीएक्स के नीचे होना चाहिए। तो एग्जैक्टली दोनों क्राइटेरिया हो गए, डीएमआई प्लस हम्म। बढ़ने लगा और डीएमआई माइनस नीचे जाने लगा। तो यहां हम्म। से अभी हम रिलायंस में अब हमारी एंट्री को होल्ड करने का सीख गए, क्योंकि हमको पता है कि मोमेंटम पकड़ गया है। और सबसे हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, रिलायंस 1820 यानी कि 1820 पे रिलायंस जब बंद हुआ
तो उसका स्कोर हो गया 5, क्योंकि रिलायंस का वीकली आरएसआई हो गया 70 के ऊपर। अब देखो बैटिंग शुरू हो गई, आप एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए, और अब रिलायंस का राइस देखो अभी कब का उसका स्कोर +5 पे चल रहा है। पहला एग्जिट क्राइटेरिया हमारा हिट हो गया, हमको 33% पोजीशन हमारा डिक्रीज करना है। अगर हमने 100 स्टॉक लिया है तो अब हमारा रिलायंस का एक्सपोजर 67 हो जाना चाहिए, क्योंकि डीएमआई प्लस है वो एडीएक्स के नीचे आ गया। लेकिन बाकी के दो क्राइटेरिया अभी रिलायंस का आरएसआई 70 के ऊपर ही चल रहा है। जैसा मैंने अभी वीडियो दिखा है ना, ये हमने तेजी में देखा, मैं जैसा बताता था। अभी हम लोग वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम निफ्टी को देखते हैं। आपको ऐसा नहीं है मैं निफ्टी को वहां पे ट्रेड देखूं कि कैसे निफ्टी का फॉल कैसे हुआ, और ये सिस्टम आपको निफ्टी में कैसे आपको साथ में ले जा रही है। देखो ये निफ्टी का पहली बार जो जीरो स्कोर चल रहा था, जब निफ्टी था 11,652 पे। अब निफ्टी ने एक फॉल दिया और निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 11,164, 11,164। तो उस टाइम उसका निफ्टी का आरएसआई क्लोजिंग हुआ 37, 40 के नीचे, बराबर। तो निफ्टी का आरएसआई स्कोर -2 हुआ, लेकिन निफ्टी का वीकली एडीएक्स राइजिंग शुरू हो गया, बराबर। तो हमारा स्कोर -3 हो गया। साथ में उसका देखो जो जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया कि यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे डीएमआई माइनस इसको लीड कर रहा है और डीएमआई प्लस नीचे जा रहा है, तो दोनों क्राइटेरिया मिक्स हो गए। डीएक्स बढ़ने का शुरू हो गया, डीएमआई माइनस लीड कर रहा है और डीएमआई प्लस नीचे जा रहा है। तो डेफिनेटली हमको हमारे जो भी स्टॉक्स है हमारे डीमेट के अकाउंट में, उसको हमको एग्जिट करने का ये मौका दे रहा है 11,164 के लेवल पे, क्योंकि निफ्टी बहुत सालों के बाद उसका वीकली आरएसआई 45 के नीचे, और अब तो ये तो 37 आरएसआई हो गया। हमारे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप थे उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ये बहुत डेंजरस साइन है, और उस टाइम था 24 फरवरी के टाइम पे ये हुआ। उसके बाद का नेक्स्ट वीक का आरएसआई देखते हैं, तो नेक्स्ट वीक निफ्टी को ज्यादा नीचे कम बंद नहीं हुआ है, निफ्टी बंद हुआ 10,956 पे, 200 पॉइंट ही कम हुआ, लेकिन उसका आरएसआई देखो, तो वो आरएसआई रहा 33 के ऊपर निफ्टी का, राइट। और एडीएक्स तो राइजिंग है तो स्कोर हो गया -5 हो गया यहाँ पे। उसके बाद का जो निफ्टी का वीकली क्लोजिंग आया 9,964 पे, और निफ्टी का वीकली आरएसआई चला गया 30 के नीचे में, और यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो गया शॉर्ट साइड का। तो यहां से देखो तो निफ्टी गया सीधा 7,500 के करीबन, और वहां तक पहुंच गया। और अब ग्रेजुअली निफ्टी अपना मोमेंटम वापस आ गया है उसका। अभी एडीएक्स राइजिंग नहीं हुआ है, लेकिन उसका मोमेंटम आ गया है, और उसका वीकली आरएसआई अभी 64 पे क्लोज हो गया है। तो निफ्टी का वापस आपको यहाँ पे आपने जो अपना अपना डीमेट अकाउंट जो एग्जिट किया है लॉन्ग मींस लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो यहाँ से आपको वापस उसका एंट्री मिल रहा है। लेकिन मेन एडवांटेज ये होता है कि एज ए इन्वेस्टर ये पेनफुल पीरियड में से आप निकल सकते हो अगर ऐसी कोई सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हो। सही है। कोई देखना है कोई एक आध एग्जांपल आप? सिस्टम तो मुझे मोटा मोटी समझ में आ गया है, और तो आइडिया ये नहीं था कि लोगों को ये सिस्टम सिखाएं, आइडिया ये था कि आप कैसे अपना खुद का सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप एक दो स्टॉक और दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए। नहीं, मैं तो कोई भी मीन्स आप जो बोलो, ये तो अपने फार्मा के जो स्टॉक्स चलते हैं, तो मानो कि ये हम लोग और फार्मा को ले, ये वीकली चार्ट ही लिया है हमने, बराबर है। तो जस्ट उसको कैसे कोई इन्वेस्टर इसको इसके अंदर एंट्री ले सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखे तो ये औरो फार्मा, यहाँ पे इसका औरो फार्मा का क्लोजिंग रहा 544 के ऊपर करीबन 13 अप्रैल के आसपास, और उस टाइम औरो फार्मा का वीकली आरएसआई क्लोज हुआ एग्जैक्टली 55 के ऊपर क्लोज हुआ, तो +1 स्कोर हुआ। तो यहाँ पे हमको औरो फार्मा एंट्री देता है। साथ में हम देखो तो वीकली आरएसआई मंथली आरएसआई के ऊपर भी रहा है उस टाइम पे। तो यहाँ से हमको औरो फार्मा में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, और जैसे जैसे औरो फार्मा का स्कोरिंग बढ़ता है तो आप उसके अंदर एक्सपोजर बढ़ाते रहते हो। तो इसके साथ में हम एडीएक्स देखे, औरो फार्मा का वीकली एडीएक्स, तो वो भी राइजिंग शुरू हुआ, और यहाँ पे ये लेवल पे उसका डीएमआई प्लस उसका एडीएक्स के नीचे आया। तो यहाँ पे ये लेवल पे आपको औरो फार्मा में थोड़ा एक्सपोजर कम करना है, बाकी का एक्सपोजर आपको पकड़ के रखना है। तो ऐसे हम ये कोई सिस्टम अपना के एज ए इन्वेस्टर भी मार्केट के ट्रेंड के साथ रह सकते हैं। सही है, सही है, बहुत सही है। तो ये सिस्टम बनाने में डॉक्टर साहब कितना टाइम लगा आपको?
नहीं, ये सिस्टम जो भी होता है विवेक जी, कोई भी, मैं हर एक को बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप आरएसआई एडीएक्स को यूज करो। अगर आपको हम्म। सुपर ट्रेंड पसंद है, जस्ट फॉलो सुपर ट्रेंड, आप सुपर ट्रेंड को पकड़ के चलो, वो भी एक ट्रेंड फॉर्मेशन है। उसके साथ हम्म। में आप कोई मोमेंटम इंडिकेटर ले लो, दो चीज ले लो, और आप स्टॉप लॉस के लिए कोई मूविंग एवरेज को ले लो, राइट। हम्म। अब क्या हो गया कि हर एक का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। आप हम्म। विवेक जी बाइक लेके जा रहे हो तो आप 120 की स्पीड पे आपको अच्छा लगे, और मैं बाइक लेके निकलूं तो मुझे 40 की स्पीड पे भी मैं ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता हूं। तो आपका और मेरा दोनों का पर्सनालिटी, या तो मैं कह सकता हूं हम दोनों का रिस्क एपेटाइट कम डिफरेंस है। तो जरूरी हम्म। नहीं कि मेरी सिस्टम ही आपको सेट हो। लेकिन मैं हम्म। अगर मार्केट में हूं, मैं मार्केट में इतने टाइम से मैं मार्केट में काम कर रहा हूं, मैं चाहे फंडामेंटल एनालिस्ट हूं, फिर भी मार्केट में मुझे कोई भी स्टॉक में एक्सपोजर लेना है, तो मुझे डिमांड सप्लाई की गेम को तो समझना ही पड़ेगा। क्योंकि सही। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, इट इज अल्टीमेटली द रिफ्लेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई गेम, कि मार्केट में अब डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है। तो वो आपको, वो ऐसा कोई इंडिकेटर आपके पास आ जाना चाहिए कि जहां आपको पता चले कि अभी इसकी डिमांड आ रही है और इस चीज में अभी सप्लाई ज्यादा आ रही है। और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा आ रही है, आप फंडामेंटल एनालिस्ट है तो भी बंदा, आप कोई क्राइटेरिया के पकड़ के चलो कि समझो कि इसमें सप्लाई बढ़ रही है तो मुझे इसमें से एग्जिट करना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसे। और ऐसे करके ही आप मार्केट के साथ में जा सकते हो, इसके साथ। सही है। सो पूरा एक महीने में मोरलेस कितना ट्रेड्स आप कर लेते होंगे? विवेक जी, मेरा क्या है कि मैं प्रोफेशन के हिसाब से काम करता हूं, तो मैं हम्म। ज्यादा स्टॉक्स के अंदर मैं काम करता हूं। तो इन स्टॉक्स आई एम मोर एज ए इन्वेस्टर। मैं निफ्टी 100 के स्टॉक्स के बाहर काम नहीं करता हूं। मेरा हम्म। टेलीग्राम पे एक दूसरा चैनल है, इन्वेस्टमेंट डॉक्टर करके चैनल है, जिसमें हम्म। ये, जैसे मैंने आपका ओरो फार्मा बताया, वैसे वैसे जितने चार्ट्स के अंदर, वीकली चार्ट में जहां जहां बाय सिग्नल आता है, मैं सब उसमें शेयर करता हूँ कि, और उसका सिस्टम भी पूरा उसमें शेयर किया है। तो मैं एज ए इन्वेस्टर आई एम मोर इन स्टॉक्स, बट एज ए ट्रेडर आई एम ओनली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही काम करता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम को, इसके अंदर मुझे क्या है कि मैं जब ऑप्शन राइटर होता हूँ तो मुझे उसमें थोड़ा रिसेट करने में थोड़ा वक्त मिलता है। तो वो मैं मेरे, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं, तो मैं चार्ट के सामने, जैसा मैं अभी सबको दिखा रहा हूँ, इतना सामने मैं चार्ट के सामने नहीं बैठ सकता हूँ। तो वो हम्म। सर्जरी मेरा चालू होता है, मेरा ओपीडी चालू होता है, पेशेंट्स भी होते हैं, तो उसके साथ में काम करना रहता है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करता हूँ, और मैं एक्सपायरी के दिन ज्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं प्योरली पोजिशनल वे में काम करता हूँ, हम्म। अवरली, और उसके साथ में 15 मिनट पे। लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है विवेक जी। Right. तो मैं आपके साथ एक और टाइम करूंगा और थोड़ा ऑप्शंस वाला भी डीप में जाके समझूंगा कि आप कैसे इस स्ट्रेटजी को ऑप्शंस पे यूज करके बनाते हैं पैसे। बट ये क्विकली अगर समझना हो कि अगर तेजी का ट्रेंड पकड़ लिया है, सपोज आरडीएक्स स्कोर अपने को 5 तक पहुंच गए, 3 4 5 पहुंच गए, तो फिर क्या ऑप्शन बाई करके आप करेंगे कि नीचे का ऑप्शन बेच के करेंगे? मैं एक बार मैं वो मेरा प्रेजेंटेशन खोलता हूँ विवेक जी, उसके साथ में ही मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तो मैं वापस से आपका स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से हटा दिया था, फिर से मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा। आ रहा है, एक एक मिनट ना विवेक जी, मैं जस्ट स्कोर पे चला जाता हूँ। तो क्या, कैसे इसका यूज हम लोग ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, वो एक छोटा सा इसका मैं पॉइंट ले लेता हूँ। जी अब जी जी। ज्यादातर लोगों को यही पसंद होता है कि ऑप्शन बाय करना। ऑप्शन हाँ। बाइंग करना और ऑप्शन सेलिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है विवेक जी। ऑप्शन हम्म। बाइंग में आपका टाइमिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पीओपी जो आप बोलते हो, तो ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो हमेशा 25% होता है, और ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है, पीओपी जिसको आप बोले, तो वो 75% होता है। तो ऑप्शन बायर्स को हमेशा ये जो नॉर्मल संभावना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, उसके अगेंस्ट जाना है। तो ऑप्शन बायर को रोज ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आप लॉन्ग प्लेयर हो तो आपको डेफिनेटली कॉल ऑप्शन बाइंग करना पड़ेगा। लेकिन कॉल ऑप्शन बाइंग आप तभी कर सकते हो जब आपकी गाड़ी हाईवे पे हो या एक्सप्रेस हाईवे पे। जब ओके। सिटी के ट्रैफिक के अंदर आप जाते हो, मोमेंटम इतना बरोबर डेवलप नहीं हुआ है, लेक लस्टर मोमेंटम चल रहा है, और अगर उस टाइम अगर आप ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि थीटा का लॉस होता है पर डे, ऑप्शन की वैल्यू अपने आप कम होती है, और अगर आपका मोमेंटम डेवलप नहीं होगा तो वो ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से, अगर ये सिस्टम के हिसाब से अगर आपको जाना है, तो जब आरएसआई 65 और 70 के ऊपर हो, तभी आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आरएसआई स्कोर
3 या 4 होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन सेलिंग कोई भी टाइम कर सकते हो। हम्म। ऑप्शन सेलिंग में एग्जैक्टली ये सिस्टम मैंने जो बनाई है वो ऑप्शन सेलर के लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम्म। आपका RSI 55 के 60 के बीच में आ गया तो आप हम्म। एक पुट को बेचिए। अगर आपका RSI 60 से 65 के बीच में आ गया, स्कोर आपका 2 बन गया, तो आप 2 पुट को बेचिए। आपका RSI 65 से 70 के बीच में है, यानी कि स्कोर 3 है, तो आप 3 पुट को सेल कीजिए। RSI 70 के ऊपर है तो आप 4 पुट को सेल कीजिए, और अगर उसके साथ में ADX राइजिंग है तो आप 5 पुट को सेल कर सकते हैं। और वाह। इसमें इसमें आपको एग्जिट क्राइटेरिया में भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें विवेक जी क्या होता है कि जब ये DMI प्लस जो होता है वो अगर EDX के नीचे आने का होता है, तब हम्म। ऑलरेडी आपका ऑप्शन का प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे चला गया होता है। तो उस टाइम हम्म। आपको ऑलरेडी उस टाइम आपको बेनिफिट मिलने को शुरू हो जाएगा। तो ये सही है। RDX को जो है वो ऑप्शन राइटर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑप्शन बायर को तभी पिक्चर में आना चाहिए जब RDX स्कोर +4 हो, हम्म। +5 हो। अगर हम्म। आप स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन बाइंग करते हो तो नेचुरली आपको मंथली ऑप्शन में ही काम करना पड़ेगा। तो गो जी। विथ अवर्ली चार्ट ओनली, गो विथ अवर्ली चार्ट। अगर अवर्ली चार्ट में RDX स्कोर +4 हो गया या +5 हो गया, और अगर आप स्क्रीन पे टाइम दे रहे हो, तो गो विथ कॉल ऑप्शन बाइंग, या आप कॉल नजदीकी एक्सपायर मीन्स स्ट्राइक प्राइस ही है, यानी कि ATM कॉल ले लो, यदि एकदम नियर ATM कॉल ले लो और दूर का कॉल बेच दो आप उसके अंदर। आप सेम वे अगर सही। आपको शॉर्ट टर्म लग रहा है, अगर आप RSI, और विवेक जी ऑप्शन बायर को एक चीज हमेशा ध्यान रखने की, कि ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा पैसा मंदी में मिलता है, तेजी में नहीं मिलता है। द रीजन, सही। IB जो होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होता है, वो तेजी में बहुत कम हो जाती है, और मंदी में मार्केट में घबराहट होती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ऑप्शन की डिमांड करते हैं। तेजी के दरमियान इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऑप्शन की डिमांड नहीं करते हैं, तो तेजी हम्म। के टाइम में ऑप्शन की इतनी डिमांड नहीं होती है। लेकिन जब मंदी आ जाती है तो जो लोग सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो अपने पोर्टफोलियो हेज करने के लिए भी मार्केट में ऑप्शन बाय करने आ जाते हैं। तो उस टाइम मार्केट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आपने मंदी का कोई ट्रेड अच्छा ढूंढ लिया जहां पे अवरली RSI 35 के नीचे चली गई, आपने ADX को बढ़ता देख लिया, और उस टाइम अगर आपने कोई पुट को बाय कर लिया, समझो आपकी लॉटरी लग गई। जिग्नेश भाई, आप मतलब कितना डीप नॉलेज है आपको। आप ना एडीएक्स डीप। की बात कर रहे हैं, आप ऑप्शंस की एक एक पॉइंट, छोटी छोटी बात आपकी ऑप्शंस की कितनी रेलेवेंट है। कितना जबरदस्त आपने नॉलेज गेन किया मार्केट का। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर साहब, उसका एक बार नाम बता दीजिए ना। मैं चाहता हूँ जितने मेरे यूजर है वो आपको फॉलो करें आपके टेलीग्राम में। सिंपल नाम है बैंक निफ्टी डॉक्टर, बैंक निफ्टी डॉक्टर चैनल है। अरे शाबाश जबरदस्त, जबरदस्त। और आप ट्विटर पे, जो आपका ट्विटर हैंडल भी इसी नाम से है क्या? बैंक निफ्टी डॉक्टर ट्विटर का भी है, और यूट्यूब पे भी बैंक निफ्टी डॉक्टर ही चैनल है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत आसान कर रखा है डॉक्टर साहब ने कि बैंक निफ्टी डॉक्टर के नाम से आप सर्च करिए। एक ही इंसान है इस देश में, तो वो आपको सही तरीके से बताएगा कि कैसे IDX यूज करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करो या स्टॉक में ट्रेड करो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जिग्नेश भाई, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देख के। मैंने इसमें से दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात लर्निंग का ले ली अपने लिए। मैं उसको यूज करूंगा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गुरु एंड टीचिंग मी समथिंग न्यू। थैंक यू विवेक जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत से इंटरव्यू करके देखा था, आज मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि आज मैं आपके फ्रेम में आपके साथ में बैठा हूँ। थैंक यू अरे विवेक जी। ऐसा एकदम, थैंक यू एकदम। टू ऑल द थैंक व्यूअर्स, यू, ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू दोस्तों। आशा करते हैं मजा आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा चैनल, और जिग्नेश भाई के साथ जुड़िए। इट्स अ नो कॉस्ट, पैसा लग नहीं रहा है जुड़ने के लिए। इट्स लिटरली a charity what he is doing and he is doing it the right way। और हम इस वीडियो के नीचे में काफी आपको लिंक देने वाले हैं जिग्नेश भाई के सोशल प्रोफाइल्स का भी, प्लस ADX क्या होता है, RSI क्या होता है, वो सब का भी डिस्क्रिप्शन हमने बना रखा है इलन मार्केट्स में। वो भी मैं आपको दूंगा नीचे में।
और जिग्नेश भाई ने एक वेबिनार लिया था हमारे साथ में, उसका भी लिंक दूंगा, तो अगर आप और डीपली जाना चाहते हैं तो वो वेबिनार भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर मिलते हैं कभी। बाय बाय। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू, बाय 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 बाय।